नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं S24। आइए देखते हैं सबसे विस्तार से। हमारे अस्पताल में गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए सारी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है और भोपाल के सारे स्पेशलिस्ट इसमें आएंगे। हम चाहते हैं, हम मानव सेवा को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो निर्धन हो, गरीब, निम्न स्तर से वो रखता हो, उसकी हम सेवा करेंगे और जो भी उसको मदद कर सकते हो सारी मदद करेंगे और उनको हम किसी भी तरीके से यहाँ से निराश नहीं जाने देंगे। सारी सुविधाओं की व्यवस्था करी हुई है अपन ने। अपने पास में डिजिटल एक्सरे है, पैथोलॉजी 24 घंटे है, मेडिकल स्टोर 24 घंटे है, एम्बुलेंस 24 घंटे है। कहीं भी कोई भी किसी भी को भी ज़रूरत पड़ती है वो हमें कॉल करें, हम उनके पास तक एम्बुलेंस भेजेंगे, सारी सुविधाओं के साथ भेजेंगे। हमारे पास में मॉड्यूलर ओटी है, आईसीयू है, फुल इक्विपमेंट के साथ में वेंटिलेटर्स है, सेंट्रल ऑक्सीजन है और जनरल वार्ड है, प्राइवेट रूम्स है, डिलक्स रूम्स है, एसी रूम है। सारी सुविधाओं के साथ में हम यहाँ बैठे हैं और हमारा मेन मकसद गरीब परिवार से, निम्न परिवार से और जो भी हमको जो भी बड़े प्राइवेट अस्पताल को अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनका इलाज सस्ते दरों पर करना चाहते हैं। डॉक्टर, यहाँ कौन कौन सी बीमारियों का मुख्य रूप से इलाज किया जाए? हमारे पास में सारी सुविधाएं रहेगी। जनरल मेडिसिन के पेशेंट्स रहेंगे, सर्जरी के पेशेंट रहेंगे, हम ट्रामा के पेशेंट को अटेंड करेंगे और सबका इलाज करेंगे, सबका ऑपरेशन करेंगे। हमारे महत्वपूर्ण सवाल, कितने बेडेड हॉस्पिटल हमने डेवलप किया? हमारा 30 बेड का अस्पताल है जिसमें 2 ओटी है, 3 इमरजेंसी में बेड हैं, 10 आईसीयू में है, 12 जनरल वार्ड में है, 5 प्राइवेट रूम्स हैं, 1 एसी रूम है। डॉक्टर, यहाँ स्टाफ अभी कितना रहेगा? हमारे पास में 24 घंटे 2 नर्सिंग स्टाफ रहेंगे जो जनरल वार्ड संभालेंगे, 2 नर्सिंग स्टाफ आईसीयू में रहेंगे, रिसेप्शन पर रहेंगे, ओटी टेक्नीशियंस रहेंगे, ड्यूटी डॉक्टर्स 24 घंटे मिलेंगे, सीनियर कंसल्टेंट सभी मिलेंगे, एमडी मेडिसिन ओपीडी में बैठेंगे और बाकी सीनियर जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनको हम ऑन कॉल रखेंगे जो विद इन हाफ एन आवर हमारे पास पहुंचेंगे। डॉक्टर, बीते समय में कोरोना महामारी का एक विकराल रूप हमने देखा, उसको देखते हुए क्या महत्वपूर्ण रूप से आपकी सेवाएं रहेंगी यहाँ? कोरोना से संबंधित जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करेंगे और बिल्कुल रिजनेबल रेट पर करेंगे, क्योंकि कई हमारे सगे संबंधी, हमारे मिलने वाले रिश्तेदार, यहाँ तक कि हम खुद कोरोना से भुक्तभोगी हैं। तो हमें मालूम है कि पैसा कैसे कमाया जाता है और ट्रीटमेंट में कहाँ कहाँ कष्ट करना चाहिए। अभी तक जो अनाप शनाप चार्ज होते थे वो हमने नहीं रखे, हमने बिल्कुल रिजनेबल रेट रखे हैं ऑक्सीजन के भी। और ऑक्सीजन हमारे पास में सेंट्रल ऑक्सीजन है, 20 सिलेंडर हमारे पास में 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं जो कि कैसे भी पेशेंट को हम ट्रीट कर सकते हैं, जैसे हम कर सकते हैं। मतलब एक्सीडेंटल केस भी लेंगे यहाँ पे, चूंकि हाईवे से लगा हुआ हॉस्पिटल? बिल्कुल, ट्रामा के सारे पेशेंट को हम अटेंड करेंगे। हमारे पास में ट्रामा के हिसाब से ऑपरेशन थिएटर तैयार किया गया है। आर्थोपेडिक सर्जन हमारे पास में ऑन कॉल रहेंगे जो कि हाफ एन आवर हमारे पास में पहुँचेंगे, बाकी ड्यूटी डॉक्टर्स अटेंड करेंगे। महोदय, आपका परिचय? जी, मेरा नाम देवेंद्र मंडलोई है, मैं निवासी ग्राम कुराना का हूँ। और जैसा कि देखा गया, समृद्धि हॉस्पिटल का इनोग्रेशन कल आपके क्षेत्र में हुआ, ग्रामीण क्षेत्र है, हाईवे से लगा हुआ है, इस हॉस्पिटल की क्या भूमिका रहेगी ग्रामीण क्षेत्र में? देखिए, पहली बात तो ये है कि पिछले 2 सालों से जो कोरोना महामारी आई है उसमें अपन ने सबने देखा है कितने अपने वालों को खोया है, अपन ने तकलीफ देखी है। तो यहाँ पे एक बड़े और अच्छे अस्पताल की मतलब एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी। तो ये डॉक्टर साहू जी आए तो सबने प्रोत्साहन दिया, सबने सहयोग किया कि नहीं, अस्पताल एक खुलना चाहिए यहाँ पे ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सकें। और जैसा कि ये हाईवे रोड पे है, आसपास काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र है, लोगों को काफ़ी तकलीफ होती थी सिटी में जाने के में, ट्रैफिक में। कई बार ऐसा होता है कि जान पे जाती है लोगों की, मतलब 1 मिनट भी बहुत रहता है लोगों को। तो उस हिसाब से मतलब ये अस्पताल जो खुला है तो लोगों को काफ़ी सुविधा उपलब्ध होगी, लेडीज़ों को काफ़ी सुविधा उपलब्ध होगी। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ जो सिटी नहीं जा पाती उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट का सुविधा रखी गई है, तो उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, अभी सारा सेमेनिया में कोरोना काल के पहले 4 साल तक मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह सम्मेलन यहाँ किए गए। यहाँ के सरपंच साहब हृदय मीना जी की इच्छा है कि आसपास के जोड़ों को इकट्ठा करके शादी की जाए और हमारे यहाँ का सम्मेलन आसपास के जिलों में बहुत अच्छा रहा। और 3 साल कोरोना काल होने के कारण से सम्मेलन पर रोक लग गई थी। इस बार प्रदेश सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कुछ चेंजेस किया है। पहले क्या 55,000 था, 50,000 था, 55,000 करा, तो उसमें शायद 10,000 रुपये नगद बच्ची को दिया जाएगा, 38,000 की सामग्री वेतन की जाएगी। तो मैंने भी इसी उपलक्ष्य में
3 अक्षय तिथि को तारा सेमिनिया में सम्मेलन का आयोजन करने के लिए माननीय मोदी को आवेदन दिया था। किसी कारणवश अभी हम वो गाइडलाइन हमको शासन से प्राप्त नहीं हुई है, उस चेक का इंतजार कर रहे हैं। तो उसका जैसे गाइडलाइन आएगी और उसकी जैसी अधिसूचना निकलेगी तो हम अगला सम्मेलन शायद 31 मई का हमारा करने का है, या ऊपर से जो तारीख तय होगी उस तारीख में हम सम्मेलन करेंगे। और हमारे सरपंच साहब की भी इच्छा है और गांव के नागरिकों की इच्छा है यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्यादान का सम्मेलन हो। अभी हमारी 3 तारीख थी, उसको हमने पोस्टपोन कर दी। अब हमारा 31 मई का प्रोग्राम है, तो इसमें 38,000 की सामग्री और 10,000 रुपये नगद का गाइडलाइन पेपर के माध्यम से सुनिए। अब क्या गाइडलाइन आती है, उसके लिए क्या टेंडर प्रक्रिया होती है, ये शासन हमारे जिला पंचायत कलेक्टर महोदय के सामान जो आएगा वो उसके लिए टेंडर प्रक्रिया होगी। हमारे माननीय जिला के कलेक्टर महोदय उसके निगरानी समिति रहेगी। बाकायदे से सुनने में हमारे मीटिंग में बताया गया, उस प्रकार से गाइडलाइन तैयार होकर टेंडर प्रक्रिया के तहत ही सामग्री क्रय की जाएगी। सामाजिक न्याय विभाग किसका भूमिका रहेगी? हाँ, सामाजिक न्याय और कलेक्टर मालिक पूरे भोपाल कलेक्टर रहेंगे, उनके ही निगरानी में ये सारा कार्य किया जाएगा। अब आगामी आदेश जैसे आएंगे, जैसे निर्देश आएंगे, उसका पालन हम करेंगे। खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी इसके अंदर? अब अभी तो पहले तो क्या है, जो आयोजक सम्मेलन करते थे उनको एक जोड़े पे 3,000 रुपये दिए जाते थे, उसमें टेंट वगैरह और सामग्री वगैरह सब की जाती थी। भोजन व्यवस्था हम हमारे यहाँ सरपंच साहब गांव बड़ा है तो सब लोग क्या है चंदा करके और उसमें सहयोग प्रदान करते थे। अब आगामी आदेश क्या आता है, किस प्रकार का आदेश आता है, उसका पालन किया जाए। अगर उसमें भोजन व्यवस्था होगी तो उसका टेंडर होगा, सामग्री व्यवस्था होगी उसका टेंडर होगा। सरकार की मंशा सारी प्रक्रिया साफ सुथरी करना चाहती है, सरकार बिल्कुल साफ काम करना चाहती है ताकि पारदर्शिता रहे काम करने में, और बाकायदे टेंडर प्रक्रिया लगे और टेंडर से सारे काम हो, ताकि बर वधू को अच्छी क्वालिटी का जो भी सामान मिले अच्छा मिले। यही हमारी अपेक्षा और सरकार की अपेक्षा है। तो जैसा सरकार काम करना चाहती है वैसा हम काम कर रहे हैं। और मेरा शक्ति समूह स्व सहायता से टैक्स सखी के लिए चयन किया गया। मैडम, मीडिया जानना चाहती है कि जैसा कि वर्तमान में जनपद और जिला पंचायत के द्वारा टैक्स वसूली के लिए आपको यहाँ पदस्थ किया गया है, क्या मंशा है टैक्स वसूली के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में, किस प्रकार का डेवलपमेंट चाहती है, और हम अभी वर्तमान में क्या सुविधाएं देकर के उनसे टैक्स ले रहे हैं? अभी तो हम टैक्स इसलिए वसूल रहे हैं क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है इसलिए, और आगे चल के टैक्स देंगे ये लोग तो इनको प्रॉपर्टी का जो हो रहा है, जैसे किसी के पास में पट्टा नहीं है तो हम उनको पट्टा भी ये करवाएंगे पंचायत द्वारा, और उनके प्रॉपर्टी को जायज़ ठहराया जाएगा। जिसके पास अभी अवैध रह रहा है ना, वैसे अभी किस प्रकार का टैक्स लिया जा रहा है? प्रॉपर्टी टैक्स लिया जा रहा है? प्रॉपर्टी टैक्स और उसमें आ रहा है कुछ व्यवसाय कर भी लिया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स है टोटल 75,340 रुपये। तो हमने उसके पैरामीटर्स क्या डिसाइड किए हुए हैं? नॉर्मल है 30/30 का 430 ईयरली, वार्षिक है ये? जी हाँ, वार्षिक है। और हम जैसा कि अभी जल कर की बात करी है, सफाई कर की बात करी है, इनके पैरामीटर्स क्या है? जलकर का 60 रुपये मंथ और सफाई कर का है 30। सफाई को अगर हम ध्यान दें तो किस प्रकार से सफाई की सुविधा उनको मिल रही है? स्वच्छता को सफाई लेकर का क्या प्रयास कर रही है हमारी पंचायत? हमारी पंचायत यही प्रयास करे कि डोर टू डोर जाके अपना कचरा कलेक्शन करे और उनको अपने सेफ जगह पे रखें ताकि गांव में गंदगी ना हो और गांव स्वच्छता के तरह से साफ रहे। रसिक साहब, महत्वपूर्ण सवाल कि स्वच्छता को लेके भी हम कर वसूली की ओर आगे बढ़ रहे हैं और सफाई कर हम लेना चालू कर चुके हैं, तो सफाई को ध्यान में रखते हुए हमने क्या व्यवस्थाएं की है? अभी हमने क्या है, जो मेन मार्केट है हमारा 4-5 पॉइंट बनाए, उसमें जो हमारे यहाँ 2 झाड़ू लगाने वाले हैं, तो एक चार्ट बना दिया ग्राम पंचायत में कि भाई फला दिन इस मोहल्ले में झाड़ू लगेगी, फला दिन इस मोहल्ले में झाड़ू लगेगी, ऐसे एक चार्ट बना दिया। हमारी कचरे की गाड़ी भी प्रतिदिन चलती है सुबह, वो कितने घंटे इस मोहल्ले में रहेगी, कितने घंटे इस मोहल्ले में रहेगी, वहाँ से कचरा कलेक्शन करके कचरा सेट बन के तैयार होगा, वहाँ हमारा कचरा इकट्ठा हो रहा है, उसका निपटान किया जा रहा है वहाँ पर। अभी पूरे गांव में हम झाड़ू नहीं लगवा रहे हैं कि क्षेत्रफल गांव का बहुत बड़ा है। अभी हम बिल्कुल जो मेन मार्केट है उनमें हमने झाड़ू लगाने की पद्धति चालू कर दी है, और अब हमारा प्रयास है, हमारे पास टैक्स आना चालू हो गया, तो हम जो जगह जगह चौराहे पे बड़े बड़े चौराहे हैं वहाँ पर डस्टबिन लगवाएंगे बड़े बड़े, ताकि जैसे स्कूल है, अस्पताल है, कन्याशाला स्कूल है, सार्वजनिक चौराहे है, बाजार है, वहाँ पर लगवा देंगे तो वहाँ लोग सूखा कचरा अलग रखेंगे, गीला कचरा अलग रखेंगे और उसे हम वहाँ कलेक्शन करेंगे। किस प्रकार से देखते हैं टैक्स वसूली से पंचायत आत्मनिर्भर होगी, स्वयं के ले सकेगी?
भाई उस राशि से ग्राम पंचायत अपना गांव का विकास कर सकती है। भाई नाली उसमें हमने क्या है, एक सफाई की व्यवस्था करी, बहुत सी नालियाँ चौक हो जाती है, तो हमने दिन तय कर दिया कि भाई सफाई कर्मी एक दिन ये इस मोहल्ले की नाली साफ करेगा, उस मोहल्ले की नाली साफ करेगा। तो ये अभी हमने डोर टू डोर ये व्यवस्था लागू ग्राम पंचायत में कर दी है। संपूर्ण गाँव में तो अभी हम झाड़ू नहीं लगवा रहे हैं, मगर मेन रोड पर हम झाड़ू लगवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से चर्चा करने के लिए। मेरा नाम नंदकिशोर साहू, सचिव ग्राम पंचायत धन्य, जनपद पंचायत खंडा, भोपाल। सचिव साहब, जैसा कि देखा जा रहा है कि लगातार जनपद पंचायत और जिला पंचायत के द्वारा टैक्स वसूली को लेकर के पंचायतों के लिए अग्रसर किया जा रहा है, सचिवों को लगातार इस ओर ध्यान आकर्षण किया जा रहा है। किस प्रकार से क्या तैयारी चल रही है टैक्स वसूली के लिए? शासन स्तर से बहुत अच्छा एक कदम है ग्राम पंचायत के टैक्स वसूली के लिए। हर ग्राम पंचायत में स्वसहायता समूह के सदस्य हैं, उनको टैक्स सखी के रूप में रखा गया है। हमारी ग्राम पंचायत में भूसा बाई, उनको टैक्स सखी के रूप में रखा गया है। लोग घर जाकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत में अपना टैक्स जमा करें, जिससे ग्राम पंचायत का एक खुद का एक बजट होगा, उससे हमको शासन की तरफ ध्यान अगर देने की आवश्यकता कम होगी, हमारे पास खुद का बजट होगा, उससे हम ग्राम में जो सफाई कर्मी उनको रखेंगे, उनको मानदेय देंगे, तो गांव में साफ सफाई का वातावरण होगा। तो टैक्स का एक अच्छा है, कई लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं इसमें, धीरे धीरे सभी लोग टैक्स देना चालू हो जाएंगे। अभी क्या तैयारी है हमारे देखा जा रहा है लगातार प्रयास पंचायत स्तर हमारे यहाँ सफाई को लेकर? जी, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में हमें 2 सफाई कर्मी हैं जो कि नाली सफाई करते हैं और कचरा कलेक्शन भी कर रहे हैं। सुबह सुबह ग्राम कलेक्ट्री में भी हो रहा है, और ऐसा करके पूरी पंचायतों में धीरे धीरे हो रहा है, और साफ सफाई की विशेष ध्यान रखा जा रहा है उनके द्वारा, और तो जो टैक्स कलेक्शन राशि उससे उनको भुगतान किया जाए। जैसा कि नल जल योजना का लगातार विस्तार किया जा रहा है, तो हमारे यहाँ ग्राम दौलतपुर ठेकरिया नल जल योजना कम्प्लीट है, लेकिन उसको भी चालू उन्होंने किया नहीं है ठेकेदार द्वारा। 2 महीने तक वो चलाएंगे, उसके बाद हम हमारे यहाँ हैंड ओवर देंगे। अभी हमारे हैंड ओवर नल जल योजना नहीं आई, पंचायत के हैंड ओवर नहीं। तो ग्राम टैक्स का कुछ रखा है? नहीं, टैक्स तब होगा तब ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी, उसके बाद हम टैक्स ले सकते हैं उनसे। अभी सुविधा उनको नल जल योजना की मिली नहीं, तो उनसे टैक्स नहीं ले सकते। सचिव साहब, जैसे आप एक युवा हैं और युवा विचारधारा से हैं आप, किस प्रकार से स्वच्छता को लेकर के पंचायत में प्रयास करेंगे कि ग्रामीण स्वेच्छा से टैक्स दे? हमारा प्रयास ये है कि सबसे पहले हम उनको सुविधा देंगे। हर मोहल्ले में जहाँ पर एक सामुदायिक स्थान है, वहाँ पर हमने नाटेप बनाने की कोशिश की है, वो बन भी रहे हैं और बना भी दिए हैं। जैसे ग्राम कलाखड़ी में 10 बना दिए, हमारे ग्राम झिंझिया में 10 बन चुके हैं, और ग्राम दौलतपुर ठेकरिया में भी 6 नाटेप हमने बना दिए हैं। हम व्यक्ति को पहले सुविधा दे रहे हैं, और कई जगह हमने उसके बाद गीला सूखा कचरा डस्टबिन लगवा दिए। डस्टबिन से ये हो रहा है, ग्रामीणों को हम बोल रहे हैं कि आप इसमें डालिए, हम उनको उठाकर हमारा जो सफाई कर्मी वो लेकर आ रहा है कचरा उनका, फिर हम घर घर ले आकर उनको क्या करेंगे कि आप इसमें कचरा डालिए कचरा गाड़ी में, तो लोगों को सुविधा मिलेगी। सुविधा मिलेगी तो उनसे हम फिर बोलेंगे अब आपको सुविधा मिल रही है तो आपसे दिए टैक्स दीजिए। निश्चित रूप से जब ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी तो स्वेच्छा से टैक्स देंगे। अगर हम सुविधा नहीं देंगे उनको तो वो टैक्स नहीं, पहले हमको सुविधा देना, उसके बाद हम उनसे टैक्स की अपील करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से चर्चा करने के लिए। एक बार पुनः परिचय आपका? नंदकिशोर साहू, सचिव ग्राम पंचायत झिंझिया, जनपद पंचायत खंडा, भोपाल। उनने बोला है तो आपका महोदय आपका नाम बताइए। विक्रम सिंह मीना। मीना जी, जैसा कि देखा जा रहा है आपकी ग्राम पंचायत में स्वच्छता को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, क्या प्रयास है वो और किस तरह से स्वच्छता को दिखा करके ग्रामीणों से टैक्स की ओर भी हम जा रहे हैं? प्रयास क्या, 2 काम करने वाले लगा दिए, वो लगातार झाड़ू लगाना और साफ सफाई करना, कचरा बीनना फेंकना, डस्टबिन में कचरा निकालना, काम कर रहे हैं। और नल जल योजना की क्या स्थिति है अभी? जल योजना की स्थिति है कि दौलतपुर ठेकरिया में तो चालू ही हुई है, वैसे टंकी वंकी सब कम्प्लीट हो गई, पाइपलाइन में सुखरूप बिछ गई है, वो चालू करना है। तो अभी पंचायत का हैंडओवर नहीं हुई है? अभी पंचायत के हैंडओवर नहीं हुई है, और झिंझिया में तो अभी कोई सिस्टम ही नहीं बना। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से चर्चा करने।
महोदय आपका परिचय? मेरा नाम राजेश बैरागी, मैं ग्राम बराड़ी खुर्द का रहने वाला हूँ। वर्तमान में सचिन भोपाल में हमारा काम है और ये हमारा जन्मस्थली है। यहाँ पर जिस प्रकार से देखा जा रहा है यहाँ एक भव्य आयोजन श्रीमद् भागवत कथा का किया जा रहा है और आज इसका प्रथम दिवस है। ये आयोजन कब से कब तक चलेगा और क्या रूपरेखा बनाई है? ये आयोजन आज 18 अप्रैल से स्टार्ट होकर 25 अप्रैल तक चलेगा और 21 तारीख को गिरिराज पूजन है, 22 तारीख को रुक्मणी विवाह और लगभग कितने श्रद्धालुओं की यहाँ उपस्थिति का अनुमान है और क्या व्यवस्थाएं की गई है? श्रद्धालु तो लगभग 400-500 पर डे रहेंगे और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और व्यवस्था में श्रद्धालुओं के लिए हमने कूलर की व्यवस्था की है, पानी पीने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था है, कूलर पंखे सभी तरह की और चलित शौचालय भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ देखा गया, मीडिया ने भी अपने कैमरे में कैद किया कि यहाँ सर्व सुविधा युक्त आपने रखा है, शौचालय की भी व्यवस्था की है, जी कंप्लीट व्यवस्था है, पेयजल की कंप्लीट व्यवस्था है, चलित शौचालय भी, क्योंकि हमारा काम भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसकी, तो उसकी व्यवस्था, क्योंकि महिलाओं को बहुत संदेश देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? युवाओं के लिए तो संदेश यही रहता है, देखिए जितनी आजकल जो युवा पीढ़ी जिस दिशा में जा रही है, तो उन सभी युवाओं को चाहिए कि कम अपने जो हिंदू धर्म से जुड़े। और जो आप आज आए दिन देख रहे हैं कि चल समारोह में पत्थरबाजी हो रही है और बम बरसाए जा रहे हैं, तो धर्म का ज्ञान लेंगे तो उनको पता चलेगा कि आपका हिंदुत्व में क्या क्या है। बिल्कुल, निश्चित रूप। और ये सभी भाई के बीच में रहता हूँ, मतलब जो है, और हमारी एक भागवत जी वहाँ के नाम से भी चलती रहती है, सभी 5-6 गाँव कमेटी में है, मतलब अतरालिया ससोरनिया, इनके सौजन से हम रखते हैं हमेशा के लिए। तो 1 साल ये कोरोना में नहीं चल पाई थी, तो इस साल फिर 15 मई से फिर रखी है, तो जो 23 मई तक चलेगी। इसमें ये भगवान विवाह भी रखेंगे, सुदामा चरित भी रहेगा, मतलब सभी कार्यक्रम रहेगा और 23 को प्रसादी वितरण हो जाएगी। श्रवण करें सभी आकर और सभी लोग इकट्ठे होकर सुने तो ठीक है। लगभग कितने लोग इधर डेली बेसिस पे आएंगे? अब अभी तो 200-250 लोग का अनुमान लग रहा है करीब। क्या व्यवस्थाएं की है यहाँ श्रद्धालुओं के लिए? अपनी तरफ से अभी तो पानी वगैरह का है, उठना बैठना सभी, भोजन पानी सभी रखा, भोजन पानी का भी है उधर। संजय इनका लोग पहले आपका क्या वो रेगुलर ही है ना, वो उसी में जोड़ के भाई साहब आपका परिचय? नारायण दास बैरागी, ग्राम बराड़ी खुर्द। जी, जैसा कि श्री पिताजी का नाम श्री मनोहर दास बैरागी, उनकी उम्र है अभी 109 साल। जैसा कि देखा जा रहा है यहाँ एक भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है जी परिवार की। जी, क्या संदेश है इसमें? सुंदरकांड चल रहा था, फिर अचानक हमारा मूड हुआ, हमारा संजय भैया हमारा भतीजा है, और ये भागवत कथा का मन में आया, गुरुजी से बात की और उन्होंने बस ये कार्यक्रम रख दिया कि अपने बराड़ी में अभी तक भागवत हुई भी नहीं, इसलिए ये सोचा कि चलो सभी गांव के सभी लोग सुनेंगे, धार्मिक मन लगेगा और उनका जीवन सफल होगा। लगभग कितने श्रद्धालुओं की उपस्थिति का अनुमान है? अभी जैसे आज पहला रोज था तो लगभग अनुमान है कि 300-400-500 लोग होंगे पूरे, लेकिन उम्मीद ये है कि यहाँ पर 4-5 हजार लोग हो जाएंगे। मीडिया जानना चाहिए। मेरा परिचय तो ये जो आपका परिचय है, मैं और आप हम दोनों जीवात्मा के रूप में सब एक है, और शरीर का परिचय ये है कि पास में यहाँ पर मवासा एक ग्राम है, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। वर्तमान में मैं ब्यावरा और इंदौर दोनों स्थान पर रहता हूँ। ये शरीर रहता है और भगवान जहाँ जैसा कराते हैं बस वैसा करते रहते हैं। अभी श्रीमान कोमलदास जी और इनके परिवार के सौजन्य से यहाँ आमंत्रित किया गया, भगवान की कृपा से
यहाँ आए। गुरु जी, आज ये जो भागवत कथा का प्रथम दिवस है, आज कलश यात्रा निकली है, ये कब से कब तक चलेगी और किस प्रकार से, क्या किन किन चरणों में? 18 तारीख आज से प्रारंभ हो चुकी। सुबह 11 बजे से कलश यात्रा प्रारंभ हुई थी और लगभग संपूर्ण ग्राम में होती हुई और बहुत ही अच्छे भव्य रूप से में उत्साह, उमंग और श्रद्धा विशेष करके भाव से सभी और माताओं और बहनों के द्वारा यहाँ संपूर्ण ग्राम बराड़ी में होते हुए संकट मोचन हनुमान मंदिर बराड़ी से तो हम लोग यहाँ व्यासपीठ तक हम यहाँ आए। बड़े सुंदर अच्छी। कितने चरण होंगे और इसमें? आज प्रथम दिन था और 18 तारीख से है। 24 तारीख तक श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण पूरी हो जाएगी। 25 तारीख को सुबह प्रातः काल में हवन शांति और व्यास पूजन और महाप्रसादी का वितरण होगा। 21 तारीख को श्री कृष्ण जन्मोत्सव होगा और 22 तारीख को भगवान को 56 भोग लगाया जाएगा। 23 तारीख को भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह होगा। 24 तारीख को सुदामा चरित और राजा परीक्षित के मोक्ष की कथा होगी और उसी के साथ ही कथा समापन 24 तारीख हो जाएगी। 25 तारीख को फिर जो समापन, हवन शांति और व्यास पूजन और भंडारा आदि कार्यक्रम। गुरु जी, एक महत्वपूर्ण सवाल। 2 साल कोरोना महामारी के रहे, एक विकराल विकट समस्या थी पूरे देश भर में, पूरे विश्व में। आज खुलकर हर प्रकार से हम धार्मिक आयोजन कर पा रहे हैं। संबंध में क्या संदेश रहेगा आपका? कभी कभी वैश्विक स्तर पर इतनी बड़ी विपत्तियां, संकट आ जाती हैं। मैंने सुना है 100 साल पहले भी लगभग ऐसी एक बार विपत्ति आई थी जिसने संपूर्ण विश्व में बड़ी त्रासदी दिखाई थी। ठीक 100 साल के इस अंतराल में दोबारा कोरोना जैसी महामारी ने न केवल आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक, राजनीतिक संपूर्ण विश्व पर इतना कोप किया कि जिसके कारण से कितने ही लोग हमारे बीच में जो पहले थे आज नहीं है। लेकिन भारतवर्ष में हमारे अन्य विश्व के देशों की तुलना में हमारे ने कोरोना को बहुत अच्छी तरह से संभाला, सहेजा और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आगे भी हमारे अंदर उसकी कृपा से हम लोग इस कोरोना जैसी महामारी को लगभग जीत चुके हैं और जो थोड़ा बहुत भी शेष रहा है वो भगवान की कृपा से सब लोग स्वस्थ प्रसन्न रहेंगे। और ये जो धार्मिक कार्य विशेषकर बंद हो चुके थे, मेरी ही कथा 2020 में नेपाल काठमांडू में होनी थी 23 अगस्त 2020 से 31 तक, और श्रीमद् भागवत सत्संग समिति कुरावर के सौजन्य से हमने चारों धाम में और अयोध्या में श्रीमद् भागवत का कार्य पूर्ण कर लिया है। और इस बार भगवान की कृपा से 2 सितंबर से 8 सितंबर तक पुनः नेपाल में काठमांडू में हमारी कथा होने जा रही है और उसमें विदेश के लोग और अन्य हमारे तमाम प्रांतों के लोग भी उसमें जाते हैं और उसका कथा का लाभ प्राप्त करते हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि अब हमें आगे बढ़ने के लिए समय दें। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से चर्चा करने के लिए। एक बार पुनः परिचय, आपका नाम? मैं पंडित राधेश्याम नागर, ब्यावरा, भगवान की भागवत कर रहा हूँ। भगवान जहाँ तक कराएंगे और आप लोगों का जब तक ऐसा ही सौभाग्य रहेगा, मैं मीडिया को विशेष करके आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि ऐसे ही धर्म की क्रांति, और आज विश्व में धर्म की बहुत आवश्यकता है और आप जैसे महानुभाव लोग ही इस क्रांति को आगे तक फैलाएंगे। वाणी के माध्यम से हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं और धर्म जब तक हमारे साथ में रहेगा, कहा गया है धर्म रक्षितो रक्षिता, जिसने धर्म की रक्षा की है धर्म हमारी रक्षा करता है। मैं कोरोना महामारी के बारे में भी कहूँ कि हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म ने ही हमारी रक्षा की है और वही आगे करेगा। आज जो सरकार मध्य प्रदेश के अंदर है वो प्लान करके, मैं तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, प्लान करके जो जितने भी ये सब षड्यंत्र हो रहे हैं वो सरकार और सरकार के जुड़े हुए संगठन के लोग ही आज कर रहे हैं। जहां तक बिल्डोजर की बात मैंने कही है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं,
कि मैं ये कह रहा हूं कि ये देश संविधान से चलता है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने के नेतृत्व में हमें मिला है। इस संविधान के अनुसार पुलिस को या किसी भी सरकार को किसी का घर गिनाने का अधिकार नहीं है। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको पहले जाने दीजिए कोर्ट के अंदर, और फिर कोर्ट जैसा निर्णय करेगा उसको पुलिस को और सरकार को पालन करना। क्या आप कांग्रेस को कहेंगे कि इस पूरे मामले पर याचिका दायर करेंगे प्रदेश उपाध्यक्ष? देखिए, मैं कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते इस बात को पार्टी के नेताओं से बराबर चर्चा कर रहा हूँ। माननीय कमलनाथ जी से भी मैंने चर्चा की है और सभी नेताओं से, कि हमें ये लड़ाई सड़कों पर लड़ना चाहिए। जितने भी लोग पूरे प्रदेश के अंदर पीड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये एक वर्ग की या एक धर्म की बात हो ही नहीं सकती। और कोई भी जो शासक होता है वो एक वर्ग एक धर्म का नहीं होता, ना ही मैं किसी धर्म की बात कर रहा हूँ। पत्थर फेंकने वाले लोग उतने ही दोषी होते हैं, चाहे पत्थर हिंदू फेंके, चाहे मुस्लिम फेंके, चाहे सिख फेंके, चाहे ईसाई फेंके। जो भी देश की शांति को भंग करेगा, जो भी सांप्रदायिक तनाव फैलाएगा, वो अपराधी है। उसके खिलाफ पुलिस को FIR करके और कोर्ट में खड़ा करना चाहिए। शर्मा जी कह रहा है कि जिस घर से पत्थर आते हैं उनका जवाब बुलडोजर से देना उचित चाहिए। दूसरी बात, जो कार्रवाइयाँ की जा रही है वो सबूतों के आधार पर की जा रही है, न्याय संगत है। देखिए, सबूत सही है कि गलत है, ये कोर्ट का जांच करने का काम है। सबूत प्रस्तुत कोर्ट में काम करना ये पुलिस का काम है। जहां तक बात रामेश्वर शर्मा या नरोत्तम मिश्रा जी की है, देखो मैं बड़ी साफ बात आपको कर दूं, अभी इस बार भारतीय जनता पार्टी की इस बार की जो सरकार है, जो लूट खसोट करके और षड्यंत्र करके पैसे की दम पे बना ली गई है, इस सरकार में 2 कंपटीशन चल रहे हैं। एक मुख्यमंत्री बनने का कंपटीशन चल रहा है जिसमें नरोत्तम मिश्रा भी शामिल है। तो वो दिखाना चाहते हैं कि अब हम ज्यादा हिंदूवादी बन गए हैं, हम ज्यादा सांप्रदायिकतावादी बन गए हैं और हम ज्यादा सांप्रदायिकता फैला सकते हैं, कहीं उनकी मुख्यमंत्री की जुगाड़ लग जाए। दूसरा, जिस नेता का नाम लिया आपने, क्या नाम बताया, विधायक यहाँ के जो है रामेश्वर शर्मा, वो मंत्री बनने के लिए लालायित है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान के फोटो बिल्डोजर के साथ जगह जगह लगा रहे हैं। तो ये सबके अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ हैं, जिसको लेकर वो मध्य प्रदेश की शांति को भंग करने के झोंकना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल से एक बड़ी खबर को लेकर। मैं खुशी के लम्हों की माला पिरोता हूँ, खूबसूरत यादों को सजाता हूँ, यादें जो कि याद रह जाती हैं। कॉन्टैक्ट 9669530217